10th के स्टूडेंट हैं तो वैसे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को 10th साइंस का वैसा ही क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। बहुत ज़्यादा एमबीबीआई क्वेश्चंस है जो कि गेस करके लाया गया है आप लोगों के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ताकि आज के इस वीडियो में 10th साइंस का बाबू एमवीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम 21 फरवरी के लिए डायरेक्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। और ये सभी क्वेश्चंस बाबू मॉडल पेपर से प्लस गेस क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक, ये तीनों से सिलेक्टेड किए गए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को वॉच करिएगा अंत तक। अगर साइंस में बेहतर मार्क लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल संजीव एकेडमी है, इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन टिप्स और बेहतरीन ट्रिक्स लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए बाबू आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं और यहाँ से 41 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर में लिखेंगे खनिज। तो पृथ्वी के परत में पाई जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को ही खनिज कहते हैं। जैसे देख लीजिए ना, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी खनिज है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे में सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह अयस्क का डिफिनीशन लिखेंगे कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो तथा जिससे कम खर्चे पर और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। जैसे मान देख लीजिए ना, बॉक्साइट, हेमाटाइट, ये अयस्क हैं। तो बाकी इस दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चंस है। और आप लोग गैंग और निस्तापन किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, अच्छे ईंधन के गुण को लिखें। अच्छे ईंधन के गुण आप लोगों को बताना है, बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग हेडिंग बना के लिख देंगे कि अच्छे ईंधन के गुण निम्नलिखित है। ओके, पहला नंबर, अच्छा ईंधन दहन के समय अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अच्छा ईंधन दहन के समय मतलब जलने के समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा का उत्पन्न करते हैं, आग ऊष्मा, ठीक है। 2 नंबर, जलने के बाद अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। अच्छे ईंधन की क्या विशेषता है अच्छे ईंधन की, कि जलने के बाद ज़्यादा धुआं नहीं उत्पन्न करते हैं। 3 नंबर, जिसका भंडार एवं परिवहन आसान हो। मतलब अच्छे ईंधन की विशेषता क्या, तो जिसके भंडार एवं परिवहन आसान हो। 4 नंबर, जिसके दहन की गति धीमी हो, जिसकी दहन की गति धीमी हो। फिर जिसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। क्या, तो जिसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, जो सस्ता हो और जो आसानी से उपलब्ध हो। ये सभी हो गए प्यारे विद्यार्थी जी उत्तम ईंधन के, अच्छा ईंधन के विशेषता, ये सभी हो गए। तो आप लोग को इसको तो याद कर लेना है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा वीवीआई। ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। देखिए कितना ही आसान सा आंसर है। क्या, तो जिस माध्यम में बाबू प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। एकदम सिंपल सा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, बाकी बाबू सही में आप लोगों को बता रहे हैं कि साइंस के सारे क्वेश्चंस चुने गए हैं। तो एक बार ये आखिरी मौका है आप सभी के बीच कि आप अपने आप को साइंस में बेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख करके हर एक क्वेश्चंस को सही से पढ़ लीजिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा जो साइंस का तैयारी नहीं किया और वैसे क्वेश्चंस की तलाश में है जो डायरेक्ट परीक्षा में आए। प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर, दोनों का आपको परिभाषा बताना है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव में इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक तो सर पता है, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक वोल्ट। और बात करें विभवांतर, तो इकाई आवेश धन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में
किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विभव एवं विभवांतर दोनों का ऐसा मात्रक सर जी वोल्ट होता है। बहुत अच्छा, क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट पर मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन। पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? देखिए बाबू आंसर, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही सर पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे आपको बोला जाए तो इस तरह से लिख दीजिएगा कि पानी का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा में पानी में प्रकाश की चाल। सिंपल। नेक्स्ट, कांच के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है आपके सामने कि कांच के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। आपके पास ये आखिरी मौका है, वीडियो को देख करके सभी क्वेश्चंस को बाबू एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही बेहतर होगा आपके एग्जाम में। आंसर में लिखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को सर जी कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक बराबर हम लोग लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा में कांच में प्रकाश की चाल। सिंपल। नेक्स्ट, एमीटर एवं वोल्टमीटर के उपयोग बताएं। आप लोगों को बताना है एमीटर एवं वोल्टमीटर के उपयोग। ओके, आंसर लिखने में हम लोग लिखेंगे कि एमीटर का उपयोग हम परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। क्या? तो एमीटर का उपयोग सर हम लोग विद्युत धारा को मापने में करते हैं, जबकि वोल्टमीटर का प्रयोग तो इसका उपयोग सर विभवांतर मापने में करते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं, और जबकि वोल्टमीटर का उपयोग सर जी विभवांतर मापने में करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? एकदम एमबीबीएस क्वेश्चन है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नजदीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं सर। क्या? तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नजदीक और दूर की वस्तुओं को सर स्पष्ट देखने की ही क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, और चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आए कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? पानी में डूबी हुई लकड़ी है ना मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है? आंसर लिखेंगे सब लोग कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत इसलिए होती है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या? तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है। सिंपल सा। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं? एकदम भी यह है वो, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे तो सर जी प्रतिरोध कहते हैं। एकदम सिंपल सा है। जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, जबकि प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, और प्रतिरोध का सर ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक सर ओम होता है। ओके, और सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? तो चांदी का, और इसलिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्या? तो इसीलिए चांदी जो है ना विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ाइएगा अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी बताना है बाबू। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है सर। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × में 1/2H2O होता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × में 1/2H2O। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, रख लीजिएगा। और इसका रासायनिक नाम सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट को लिखें, ठीक है।
आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा एक बार, है ना। अगर आपके बुक में दिया होगा तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? आंसर जानिएगा कि हरे पौधे CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। क्या? तो सर हरे पौधे CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। इतना आसान आंसर आप लोगों के लिए चुन करके लाए हैं। तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चंस का वीडियो है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताएं। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताएं। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस के दो उपयोग सर जी निम्नलिखित है। उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, उत्तल लेंस का प्रयोग माइक्रोस्कोप कैमरा में किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग माइक्रोस्कोप कैमरा में किया जाता है। और दूसरा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी एकदम MBBS परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। दीर्घ दृष्टि दोष का दूर करने के लिए, है ना, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है। नेक्स्ट, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। क्या है क्वेश्चन? तो उत्सर्जन की परिभाषा को लिखिए और उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों के नाम लिखिए और दो उत्सर्जी पदार्थों के भी नाम लिखिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न, शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। ओके, और दो उत्सर्जी अंग जान लीजिए ना, वृक्क और फेफड़ा। यस, दो उत्सर्जी अंग, तो वृक्क और फेफड़ा ये सर जी दो उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट, रंध्र एवं वातरंध्र, है ना। रंध्र एवं वातरंध्र क्या है? बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, जान लीजिए, बहुत ही आसान है। तो रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या? तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला अत्यंत सूक्ष्म छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। कितना आसान सा परिभाषा है। और वात रंध्र का परिभाषा जानिए ना, पौधों के तनों की छाल पर गैस विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। क्या? तो पौधों के तनों की छाल पर गैस विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। एकदम सिंपल सा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? पानी में बाबू रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों दिखता है जानिए ना। तो इसका कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन है। इसका कारण क्या है कि सिक्के का उठा हुआ दिखना प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। यस, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है ना। तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है किसके कारण? तो सर जी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके, जान गए ना सर? जी सर। तो बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फोकस कीजिए। दैनिक जीवन में बाबू pH के महत्वों को लिखें। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है ये आपसे पूछा जा रहा है। रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आंसर लिखने से पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि दैनिक जीवन में pH के महत्व निम्नलिखित है। क्या? तो दैनिक जीवन में सर जी pH के महत्व निम्नलिखित है। पहला, कृषि कार्य में मृदा का pH ज्ञात करने में, पहला हो गया कृषि कार्य में मृदा का pH ज्ञात करने में। दूसरा, दवाई उत्पादन में दैनिक जीवन में pH का मान, ठीक है, दवाई उत्पादन में pH का उपयोग होता है। जलीय जीवन के संरक्षण में pH का, ठीक है ना, जलीय जीवन के संरक्षण में pH का प्रयोग होता है। और विलयन की अम्लीय अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में pH का उपयोग होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्लीज़ सभी विद्यार्थी जी एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। कम से कम 10 के आप लोगों से, है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 10 के करा दीजिए, है ना। 10 के देखने को दिल तरस रहा है ना, तो प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाकी आप लोगों के लिए तो ये
है ना, ये दिल निकाल करके दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे साथ कंटिन्यू करिए ना। साइंस में अब की बार 80 में 80, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्या है तो जान लीजिए नाम। सूर्य प्रकाश के 2 घटकों के नाम जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ये निम्नलिखित है। पहला, अवरक्त किरणें जो हमें दिखाई नहीं देता है, और परावैंगनिक किरणें, ये भी हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी किसे कहते हैं? ऐसे कोई विद्यार्थी जिन्हें होंगे जिन्हें परजीवी किसे कहते हैं नहीं पता होगा। पता है सर जी, तो क्या हो जाएगा? तो वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर पर या शरीर में वास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू हो गया, ये परजीवी के उदाहरण। नेक्स्ट पर फोकस कीजिए। हाँ, ये तो एकदम एमबीबीएस क्वेश्चन है, इसको तो बाबू हर हाल में रट लीजिएगा। रक्त के संगठक लिखिए अथवा रक्त किन से बना है, ये चीजें भी आपको लिखना है। रक्त के संगठक को लिखिए और रक्त किन से बना है ये भी आपको लिखना है। चलिए आइए जानिए दोस्तों। देखिए, तो रक्त के संगठक निम्नलिखित है। रक्त के संगठक बाबू निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा प्लाज्मा, दूसरा हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं, तीसरा हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, और चौथा प्लेटलेट्स रक्त के संगठक है ना। ये सभी जो है ये चारों प्लेटलेट्स, ओके, तो ये चारों रक्त के संगठक है। और इसके बात कीजिएगा, ठीक है। तो ये थे पूरे 20 क्वेश्चंस आपके साइंस के, जो कि पूरे किताब से चुने गए और एमबीबीएस क्वेश्चंस थे। तो आप सभी विद्यार्थी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख करके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे साथ अपने ठीक है। तो और इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे चैनल पर बहुत सारे हैं, जिसे देख करके आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे सभी वीडियोज़ को देखिए अच्छे से और अपनी तैयारी को 0 से हीरो कीजिए। और अब की बार साइंस में 80 में से कम 70 नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से एक बेहतरीन और नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और भी बीबीए क्वेश्चंस बताएंगे। कोई विद्यार्थी हमारे साइंस के सब्जेक्टिव सीरीज के क्वेश्चंस को नहीं देखें, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। साइंस के 4 वीडियो आएगा, अगर आप चारों वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए साइंस में आप बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को इस वीडियो में को देखने के लिए। बाकी आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।